हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 हिंदी माध्यम, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन न्यू 1। पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, जीवों में जनन। लास्ट क्लास में लेसन 4 कंप्लीट हुआ बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, बांझपन, इनफर्टिलिटी, बांझपन के प्रकार, बांझपन को रोकने की कई विधियां, जिसमें IVF, परख नली शिशु और जिफ्ट और चिकित्सीय गर्भ समापन। इसके अलावा एक मोस्ट परीक्षण बताया था, उल्बेधन या एमनियोसेंटेंसिस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भ्रूण का परीक्षण होता है। तो वो लेसन 4 कंप्लीट हो गया। आज न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 1, और आपका पहला टॉपिक है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन के बारे में पहले जानेंगे हम। जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पत्ति करता है और अपनी जाति की निरंतरता को पृथ्वी पर बनाए रखता है, उस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। फिर से सुनेंगे बच्चों, प्रजनन जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी जीव हूबहू अपने ही समान संतान उत्पत्ति करता है और अपनी जाति की निरंतरता को पृथ्वी पर या वातावरण में बनाए रखता है। प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीव अपने आनुवंशिक पदार्थ, जिसे हम DNA, RNA, नाभिकीय अम्ल, गुणसूत्र और जीन कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो प्रजनन की क्रिया द्वारा जीव अपने आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। प्रजनन की क्रिया द्वारा ही जीव अपने आनुवंशिक गुणों को अपनी संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो प्रजनन समझ गए, संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। आया समझ में बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है प्रजाति की निरंतरता में प्रजनन की भूमिका। यानी कोई भी प्रजाति जो पृथ्वी पर हमें मिल रही है, लगातार मनुष्य की संतान पैदा हो रही है, लगातार गाय की संतान, कुत्ते की, बंदर की, पेड़ पौधों की, तो पृथ्वी पर उस जीव की उपस्थिति में या प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में प्रजनन की क्या भूमिका है। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो इसकी निम्नलिखित भूमिका है। पहला, प्रजनन द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी प्रजाति को वातावरण में जीवित रखता है। दूसरा, प्रजनन की क्रिया द्वारा प्रजाति अपने गुणों को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। तीसरा, प्रजनन की क्रिया द्वारा जीव अपनी प्रजाति या अपने आनुवंशिक पदार्थों को अपनी संतानों में पहुंचाता है। प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। चौथा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है। और पांचवा, कि प्रजनन के द्वारा नए गुणों का निर्माण किया जा सकता है। प्रजनन के द्वारा हानिकारक गुणों को हटा दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी भूमिका है प्रजनन की, जिससे हम उस जीव को वातावरण में रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे कि प्रजनन की क्रिया द्वारा ही जीव अपने गुणों को, अपने आनुवंशिक पदार्थों को अपने संतानों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है और उसकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी वातावरण में या पृथ्वी में विकसित होती है। थर्ड टॉपिक है प्रजनन के लाभ या महत्व। तो थर्ड टॉपिक प्रजनन के लाभ या महत्व में पढ़ेंगे बच्चों। इसके निम्नलिखित लाभ है। पहला, इसके दौरान संतान उत्पत्ति होती है किसी भी जाति की, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, तो प्रजनन की क्रिया द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। दूसरा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही जाति की निरंतरता बनी रहती है। तीसरा, प्रजनन के द्वारा ही माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं। चौथा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
पांचवा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। इस तरह से प्रजनन की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। एक और इंपॉर्टेंट कि प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपना अस्तित्व यानी अपनी पहचान यानी अपनी जाति को बनाए रखता। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ टॉपिक, जीवन अवधि एवं अवस्थाएं। जीवन अवधि एवं अवस्थाओं के बारे में अपन जानेंगे। तो किसे कहते हैं जीवन अवधि? कोई भी जीव प्रजनन की क्रिया होने के बाद संतान के रूप में जन्म लेता है और अपनी यौवन अवस्था में संतान उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं बच्चों? कोई भी जीव प्रजनन की क्रिया के द्वारा संतान के रूप में जन्म लेता है, फिर उसमें वृद्धि और विकास होता है, फिर वह प्रजनन की क्रिया करता है और प्रजनन की क्रिया करके अपनी ऊर्जा शक्ति को अपनी संतानों में पहुंचाता है। इसके बाद एक निश्चित उम्र के बाद उसके शरीर की क्रियाएं खत्म होने लगती हैं, वो वृद्ध हो जाता है और उसकी फिर मृत्यु हो जाती है, परंतु वो अपने गुणों को अपनी संतानों में पहुंचा देता है। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव के जन्म लेने से लेकर उसके मृत्यु तक, वो भी कौन सी मृत्यु? वैज्ञानिक चिकित्सीय मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को, वक्त को, समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि मनुष्य की जीवन अवधि सबसे पहले लिखते हैं, सबसे कम जो होता है मे फ्लाई नामक कीट होता है, मे फ्लाई, ये 1 दिन जीता है, केवल 1 दिन, इसकी सबसे कम जीवन अवधि है। मानव की कितनी बच्चों? मानव की जीवन अवधि होती है 70 से 100 वर्ष। और अधिक, सबसे अधिक किसकी होगी? यदि कम, और सबसे अधिक जंतुओं में किसकी जीवन अवधि है? तो सबसे अधिक जंतुओं में कछुआ, पानी में जो रहता है आप लोग जानते हैं, ये 200 वर्ष जीवित रहता है। तो कछुआ की सबसे अधिक, जंतुओं में कछुआ की सबसे अधिक जीवन अवधि होती है 200 वर्ष और मानव की 70 से 100 वर्ष के बीच। और सबसे कम होती है मे फ्लाई नामक पक्षी, कीट की जो 1 दिन। और अधिक जीवन अवधि वाला पौधा तो सिकोया जो है, सिकोया नाम का पौधा, ये 3000 वर्ष तक जीवित रहता है। और पीपल जो है बच्चों 2000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो समझ गए? सबसे कम मेल फ्लाई 1 दिन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जंतुओं में सबसे अधिक कौन जीवित होता है? कछुआ 200 वर्ष। और पौधों में सबसे अधिक या सभी जीवों में सबसे अधिक सिकोया नामक पौधा होता है, 3000 वर्ष तक जीवित रहता है। और पीपल का पौधा है जो वो 2000 वर्ष तक। तो ये हो गई जीवन अवधि। अब जीवन अवधि की अवस्थाएं देखेंगे बच्चों। अवस्थाएं, जीवन अवधि की प्रमुख अवस्थाएं निम्न है। पहला है किशोर अवस्था, एडल्ट स्टेज, जो आप लोगों की है किशोरावस्था। शिशु को जन्म से लेकर 18 वर्ष के पहले तक की अवस्था, पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में विकास होता है। दूसरी अवस्था है यौवनावस्था, इसको परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता।
मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाना, ये 18 वर्ष के बाद की अवस्था है। एक बार तो पहली अवस्था किशोरावस्था है, जो जन्म से लेकर 17 साल तक चलती है। फिर यौवन अवस्था, जिसमें वो जीव यौवन यानी प्रजनन के लिए, ये प्रजनन काल अवस्था है, इसी अवस्था में जीव संतान पैदा कर सकता है। इसे परिपक्वता अवस्था कहती है, 18 वर्ष से के बाद प्रारंभ होती है। थर्ड है बच्चों काल प्रभावन या जीर्णता। काल प्रभावन या जीर्णता, या इसको अपन बुढ़ापा भी कहते हैं। काल प्रभावन वह अवस्था होती है जिसमें जीव के शरीर की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है, या जीव के शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं की कार्य क्षमता कम होने लगती है, और काल प्रभावन के अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चौथी अवस्था है मृत्यु। ये लास्ट अवस्था होती है। काल प्रभावन में जीव की पूरी कोशिका जब क्रिया करना बंद कर देती है तो उस जीव की मृत्यु हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ये मृत्यु। तो इस तरह से 4 अवस्था है, किशोरावस्था, यौवन अवस्था, काल प्रभावन और मृत्यु। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सीय मृत्यु, क्लिनिकल डेथ। क्या होती चिकित्सीय मृत्यु या क्लिनिकल डेथ? जब किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन रुक जाती है या नाड़ी दर रुक जाती है, अटैक हो जाता है, तो ऐसी मृत्यु को हम चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। इस मृत्यु की अवस्था में उसकी कोशिका भी कुछ घंटों तक जीवित रहती है, जिसके कारण डॉक्टर्स या वैज्ञानिक चिकित्सीय मृत्यु वाले व्यक्ति के अंगों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उसकी आंखों को यूज कर सकते हैं, उसकी किडनी का उपयोग कर सकते हैं, उसके हार्ट्स का, लंग का, या कई ऐसे ऑर्गन हैं, अंग है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो चिकित्सीय मृत्यु वह मृत्यु होती है जिसमें जीव की हृदय गति रुक जाने के कारण या नाड़ी दर रुक जाने के कारण उसकी मृत्यु होती है। इस मृत्यु में अभी उस जीव की कोशिका, अंग या ऊतक कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं, और चिकित्सीय मृत्यु के तुरंत बाद हम इन अंगों का उपयोग करके हम दूसरे जीवों में लगा सकते हैं। तो ऐसी मृत्यु को हम कहते हैं चिकित्सीय मृत्यु। फिर है नेक्स्ट टॉपिक जैविक मृत्यु, बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है बच्चों? ऐसी मृत्यु जिसमें जीव की मृत्यु होने के बाद उसकी कोशिका तक भी मर जाए, यानी किसी जीव की मृत्यु हो गई, कई घंटे बीत जाने के बाद उसके अंग, उसके ऊतक, उसकी कोशिका पूरी तरह मर जाती हैं, और फिर उसके अंग या कोशिका किसी काम में नहीं आते, तो उस लास्ट कोशिका मृत्यु को ही हम जैविक मृत्यु कहते हैं। इस मृत्यु के बाद बच्चों हम उस अंगों का उपयोग नहीं कर सकते। एक चीज और नोट करेंगे, मस्तिष्क की कोशिका सबसे लास्ट में डेथ होती है, यानी जब कोई जीव मर जाता है तो उसके मस्तिष्क की कोशिका सबसे आखिरी में। नेक्स्ट है टॉपिक काल प्रभावन। इंग्लिश में इसको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव के जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम जेरोंटोलॉजी या काल प्रभावन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों की आयु के बारे में, उसके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जेरोंटोलॉजी या काल प्रभावन कहते हैं। जैसा आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया है, एक दिन कौन जीवित होता है? मे फ्लाई। ठीक है, मनुष्य कितने दिन तक रहता है? तो 70 से 100 वर्ष के बीच। और जंतुओं में सबसे अधिक कौन जीवित होता है? कछुआ 200 वर्ष। और पौधों में सबसे अधिक कौन जीवित होता है? तो सिकोया नामक पौधा 3000 वर्ष, और पीपल का 2000 वर्ष। तो बच्चों आज के क्लास के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के प्रकार या विधियां।
ये प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन के प्रकार दो हैं, ये विधियां दो हैं। पहला अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन या प्रजनन के प्रमुख दो प्रकार होते हैं या दो विधियां होती हैं। पहला है अलैंगिक जनन। किसे कहेंगे अलैंगिक जनन? आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, एक बार और बता देता हूं। ऐसा जनन या प्रजनन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता नहीं होती या दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही मदर कोशिका होती है जो बराबर दो भागों में बढ़ जाती है और एक जीव से दो जीव पैदा करती है। तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से सुनेंगे, लास्ट क्लास में सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं अपन कई बार। वह जनन जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत नहीं होती, यानी जिसमें नर मादा या माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक जनन कोशिका होती है जो दो बराबर भागों में बंटकर एक से दो जीव पैदा। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। और इसमें हूबहू से जनक कोशिका की तरह संतान पैदा, तो ये है आपका अलैंगिक जनन। इसमें कोशिका समसूत्री समान सूत्र में बढ़ती है। इसी का उल्टा है लैंगिक जनन। जनन की वह क्रिया जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, यानी नर और मादा की जरूरत होती है, माता और पिता की जरूरत होती है। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में संतान हूबहू संतान जनक के समान पैदा नहीं होती, बल्कि उसमें माता पिता दोनों के गुण विकसित हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणुओं की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तब जाके भ्रूण बनता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को नोट करेंगे। सबसे पहले प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन के प्रकारों को समझें, और अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए बच्चों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि चिकित्सीय मृत्यु के बाद अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है लेकिन जैविक मृत्यु के बाद नहीं? फिर से सुनेंगे, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको लिखकर आप अपने कॉपी में लिखेंगे इसका आंसर और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्या कारण है कि चिकित्सीय मृत्यु के बाद अंगों का उपयोग किया जा सकता है, उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन जैविक मृत्यु होने के बाद उन अंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? क्यों? इस YouTube वीडियो को आप ओपन करके इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम जरूर सेंड करेंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस हो सके। ओके, थैंक यू।